हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया का जो जीके जीएस एमसीक्यू है, जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस है। उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा सेट नंबर 41। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली है बनवाली से। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहाँ से मिली है? तो बनवाली से। ऑप्शन हो जाएगा डी। और बनवाली कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। और कहेगा जोते हुए जो खेत थे इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से, और ये स्थित है राजस्थान में। किस नदी किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। तीन क्षेत्र में विभक्त। पहला कहेगा हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो ये पहला हड़प्पा स्थल हो जाएगा धौलावीरा। और यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और राखीगढ़ी जो है ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा क्षेत्र है, और ये स्थित है हरियाणा में। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर हो जाएगा, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें से सबसे कह रहा कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र के सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये हो जाएगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहेगा कहाँ के शासक थे? तो ये अवंती के राज्यपाल थे। भाब्रू अभिलेख में जो अशोक थे अपने आप को मगध के राजा बताए, यानी कि सम्राट बताए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर है, जहांगीरनामा में कह रहा है कि जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो कह रहा है कौन सा हाथी का उल्लेख किया गया है? श्याम चंद्र हाथी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसे मुगल शासक हुए जो कि अपनी आत्मकथा लिखे थे। और पहला हो जाएंगे जहांगीर और दूसरा हो जाएंगे बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं से लिखे थे। इनकी जो जहांगीरनामा है ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के नाम से लिखे थे तुर्की भाषा में। जहांगीर के मकबरा कहेगा तो लाहौर में है। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? तो निम्नलिखित सूफी संतों का जो सही कालक्रम है ये हो जाएगा ख्वाजा अली हुजूबिरी, उसके बाद शेख बदरुद्दीन समरकंदी, उसके बाद हो जाएंगे शाह नयामतुल्लाह कादिरी, और चौथा पे हो जाएंगे ख्वाजा बाकी बिलाह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ये क्रम से ही क्वेश्चन में बोला था कि सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? तो ये 1, 2, 3, 4 कालक्रम के अनुसार ही है। जो सूफी संत है यानी कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। इनको कहेगा किस नाम से पुकारा जाता था? तो गरीब नवाज के नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी जो दरगाह है ये अजमेर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? तो बिहार होम रूल लीग से कह रहा है किसका संबंध नहीं है? फखरुद्दीन अली अहमद का संबंध नहीं है। बाकी मौलाना मजरुल हक, सरफराज हुसैन और चंद्रवंशी शाह का संबंध बिहार होम रूल लीग से था। किसका नहीं है? फखरुद्दीन अली अहमद का। ये भारत के दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति थे और क्रम से थे 5। वैसे 2 राष्ट्रपति हुए हैं जिनका मृत्यु जो हुआ उनके कार्यकाल में हुआ। ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए, और पहला हो जाएंगे जाकिर हुसैन जो कि क्रम से तीसरा थे, और दूसरा हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, और ये दोनों मुस्लिम थे। जो होम रूल लीग है इसकी शुरुआत बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर किए थे 1916 में। 6 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? कह रहा है कि किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा बी। इनके शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न तूता भारत आया था 1333 में। इब्न तूता की प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो ये हो जाएगा रेहला इब्न तूता की प्रसिद्ध पुस्तक थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह की संज्ञा भी दी जाती है।
सर्वाधिक नहर के निर्माण कहेगा तो ये करवाए थे फिरोज शाह तुगलक, और नहर निर्माण की शुरुआत किए थे गयासुद्दीन तुगलक, और सर्वाधिक नहर के निर्माण किए फिरोज शाह तुगलक। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। खिलजी वंश के संस्थापक कहेगा तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा सादा दैत्य कहकर संबोधित किया था? साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा सादा दैत्य कहकर संबोधित किया था? तो ये किया था टीपू सुल्तान को। ऑप्शन हो जाएगा सी। टीपू सुल्तान के कथन था कि जीना है तो शेर की तरह जियो, गिदड़ की तरह नहीं। इनके पिता कहेगा तो इनके पिता के नाम हो जाएगा हैदर अली। सर्वाधिक सूबेदार कहेगा किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक सूबेदार थे। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। और जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवाए थे, और ये सिखों के 5वें गुरु थे। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिख धर्मगुरु के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी? किस सिख धर्मगुरु के पुत्र के द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी? गुरु नानक के पुत्र के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि थे गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि की स्थापना की। गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने किया था? गुरु अंगद ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव किए थे। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की निर्माण भी गुरु अर्जुन देव नहीं करवाए थे। सिखों के प्रथम जो गुरु थे ये हो जाएंगे गुरु नानक। इनकी जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पे? तो ये हुआ था पाकिस्तान में, तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ 1469 में। लंगर की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु नानक किए थे। और इसे प्रसिद्ध कौन किए थे? तो लंगर के प्रसिद्ध कर दिए थे गुरु अंगद। सिखों के 10 गुरु हुए, और इनके 10 गुरु के क्रम हो जाएगा, पहला हो जाएंगे गुरु नानक, दूसरा हो जाएंगे गुरु अंगद, तीसरा हो जाएंगे गुरु अमरदास, चौथा हो जाएंगे रामदास, पांचवा थे अर्जुन देव, छठा हो जाएंगे गुरु हरगोविंद, और सातवां हो जाएंगे गुरु हरराय, आठवां हो जाएंगे गुरु हरकिशन, नौवां हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर, और 10वां हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसा व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? निम्नलिखित में से ये किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसा व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो ये कहे थे थॉमस मुनरो। भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था ये कर्नल रीड तथा थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। और शुरुआत में ये प्रचलित कहाँ पे था? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये शुरुआत में लाया गया। उसके बाद ये पूरे भारत में फैला। कब लाया गया था? ये 1820 में। और इसमें क्या था? तो किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था इसमें किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। 10 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो ये समाचार पत्र कौन था जिससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा इंडियन मिरर। ऑप्शन हो जाएगा बी। इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक थे द्वारकानाथ टैगोर, और ये कब प्रकाशित हुआ? 1862 में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे, और ये प्रकाशित हुआ था 1903 में। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी 1893 में गए थे, और वहां से लौटे थे कब? तो 9 जनवरी 1915 को। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक यानी प्रकाशन कब हुआ था? तो 1919 में। हरिजन पत्रिका के प्रकाशन हुआ था 1932 में। यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान हो जाएगा तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र। ऑप्शन हो जाएगा ए, तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो ये भी हो सकता है प्रस्तरकालीन आदि मानवों का ये केंद्र भी माना जाता है। अगर ऐसे ऑप्शन में दिया है तो पहले हो जाएगा तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र। जो लोटा पहाड़ है ये झारखंड के सिंहभूम जिला में स्थित है। कोल विद्रोह के कहेगा
कोल विद्रोह के केंद्र कहाँ माना जाता है? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार। और इसके कहेगा नेतृत्व कौन किए थे? तो गोमधर कुंवर इसका नेतृत्व किए थे। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित जो विद्रोह है इसे कालक्रम के अनुसार क्या करना है? तो इसे व्यवस्थित करना है। तो बारी बारी देखते हैं। मुंडा विद्रोह जो था इसका संबंध हो जाएगा बिरसा मुंडा से, और ये हुआ था 1899-1900 के आसपास, 1899 से 1900 तक। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ 1874 से 75। मोपला विद्रोह ये 1921 में कहाँ पे हुआ था? तो केरल में हुआ था, और इसका मुख्य नेता कौन थे? अली मुस्लियार। अली मुस्लियार इसका प्रमुख नेता थे। इसे क्रम से दर्शाना है तो ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें से हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा दक्कन विद्रोह यानी कि 2 और 4, 2-4 इसमें दिया गया है। उसके बाद हो जाएगा मुंडा विद्रोह, और लास्ट में हो जाएगा मोपला विद्रोह। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये क्रम अनुसार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? तो डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमिकर जो जागीर थे उनका जमीन हड़पना इसका मुख्य उद्देश्य था। अवध को इसने अपने साम्राज्य में कब मिलाया? तो अवध को मिलाया था 1856 में। नागपुर को कब मिलाया था? 1854 में। और झांसी को कब मिलाया था यानी कि? तो ये 1853 में। जो डलहौजी था इसका शासनकाल कहेगा यानी कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। सार्वजनिक सभा के गठन भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, और व्यापकत सिद्धांत के प्रवक्ता ये भी लॉर्ड डलहौजी ही थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कह रहा है कि निम्न में से कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किए थे। ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। कहाँ पे? तो बम्बई में। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और ये कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हो जाएगा। भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे? तो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो कि पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बी। इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम हो जाएगा एकता स्थल। इन्होंने डाक विधेयक जो संशोधन लाया गया था 1986 में, इसे रोकने के लिए वीटो का प्रयोग भी किए थे, पॉकेट वीटो के प्रयोग किए थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, और इनकी क्रम कहेगा तो तीसरा था। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हो जाएगा लोक के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये किसका महत्व था? तो महात्मा गांधी का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद कहेगा तो इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बारी बारी देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है ये माउंट कोटोपैक्सी है, तो ये सही है। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहेगा तो माउंट कोटोपैक्सी है, और ये स्थित है इक्वाडोर में, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, ये भी कथन जो है सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा, स्थित है अर्जेंटीना और चिली देश में।
तीसरा हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुहा है। ये भी कथन सही है और ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो इसमें से तीनों कथन सही था, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर है, एशिया की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। तो एशिया कह रहा है कि प्रमुख जो नदी है इनमें से कौन सी नदी के मुहाना जो है शीत ऋतु में जम जाता है। तो ये तीन नदी हो जाएगा, लीना नदी, ओबे नदी और एनेसी नदी। ये तीनों के जम जाता है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एशिया की सबसे लंबी नदी कहेगा तो हो जाएगा यांगती सी कियांग नदी, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और गिरती है कहाँ पे, तो चीन सागर में ये गिरती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, मूंगफली, तिल, बाजरा, और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है। तो इसमें से तीनों जो है मूंगफली, तिल, बाजरा, ये तीनों क्या है, तो वर्षा आधारित फसल है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3। मूंगफली के उत्पादन में कहेगा अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है और इसमें सर्वाधिक प्रोटीन भी पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। डॉनबास क्षेत्र जो है ये स्थित है यूक्रेन में और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। डॉनबास क्षेत्र यूक्रेन में है, कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है। सोना के लिए प्रसिद्ध खान हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोडी खान। लोहा के लिए भारत में बैलाडीला जो है खान ये प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए स्थित है छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के खेतरी में तांबा के उत्पादन होता है। 21 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल है। तो इसमें से कायांतरित शैल हो जाएगा नीस और शिष्ट। नीस और शिष्ट क्या है, तो ये कायांतरित शैल है। ग्रेनाइट हो जाएगा अग्नेय शैल। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांव, शहर, राज्य, देश एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है। गांव, शहर, राज्य, देश एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं, तो इसे कहा जाता है, इसे बोला जाएगा आपको राजनीतिक मानचित्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। और जहाँ पे पर्वत, पठार और नदी के मानचित्र दर्शाने वाले मानचित्र को बोला जाता है भौतिक मानचित्र, जिस पे दर्शाया जाता है पर्वत, पठार और नदी को। वनस्पति, वर्षा और उद्योग को दर्शाने वाले को क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है थीमेटिक मानचित्र। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर हो जाएगा, महासागर की भूपर्पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है। तो महासागर की भूपर्पट्टी में मुख्य रूप से बहुलता किसकी होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम का। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। क्लोरोफिल के केंद्र में कहेगा कौन सा धातु स्थित होता है, तो ये स्थित होता है मैग्नीशियम। सबसे बड़ा कहेगा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है 40% भाग में। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो जलोढ़ मिट्टी है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और इसमें किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होता है। इस जो जलोढ़ मिट्टी है इसके नया भाग को क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं और पुरानी भाग को बोला जाता है बांगर। इसमें सर्वाधिक उपजाऊ फसल हो जाएगा गेहूँ, चावल, बाजरा। 25 नंबर है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसे, मध्य अक्षांश घास स्थल को। ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य अक्षांश घास स्थल को। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। तो रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया के नाम हो जाएगा मॉड्यूलेशन। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में रेडियो की शुरुआत 1927 में हुआ था और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में किया गया और आकाशवाणी की स्थापना भी 1936 में हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता है ये अधिकतम होती है कहाँ पे, तो ध्रुव पे अधिकतम होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहाँ पे जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर।
जीरो होता है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। अधिक होगा ध्रुव पे, जीरो हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पे, और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर हो जाएगा, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, तो इसमें शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसी कारण आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होगा। ध्वनि के चाल पे दाब के जो प्रभाव है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के चाल पे दाब के प्रभाव नहीं पड़ता है, और ताप के प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने से ध्वनि के चाल बढ़ता है, और ताप घटने से ध्वनि की जो चाल है घटता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। जिप्सम के प्रयोग द्वारा क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। और मिट्टी के अम्लीयता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें चूना मिलाया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है, और क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है उसमें जिप्सम का प्रयोग करके। 30 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो सबसे कम गलनांक वाला धातु हो जाएगा पारा। ये सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में आ जाता है, ये द्रव्य धातु भी से बोलते हैं। और पारा को कहाँ पे रखा जाता है, तो लोहे के पात्र में रखा जाता है पारा को। विद्युत के सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी। तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। और सर्वाधिक आघातमनीय धातु कहेगा तो ये हो जाएगा स्वर्ण, यानी कि सोना। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है। तो ये हो जाएगा कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। जो सूर्य से हानिकारक किरण पराबैंगनी निकलती है इसे कौन सोखता है, तो इसे सोख लेता है ओजोन परत। क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी के कारण जो पत्ता है ये हरा होता है। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो ये विटामिन हो जाएगा ए। विटामिन के खोज जो किए थे ये किए थे फंक 1911 में। विटामिन ए तथा बी के खोज किए थे मैकुलन, और विटामिन सी के कहेगा तो होलकट किए थे, और विटामिन डी के खोज किए थे हॉपकिंस। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कमी के कारण आता है, तो विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आता है। विटामिन क्या है, तो विटामिन जो है ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है। 33 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को बोला जाता है इस्कीमिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। रक्त के थक्का जमने में कौन सा सहायता करता है, ये करता है प्लेटलेट्स। और हीमोफीलिया रोग में रक्त के थक्का नहीं बनता है। जो किसी व्यक्ति के नस फटने के जो घटना होता है उसे बोलते हैं हेमरेज। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये कौन किए थे, तो ये किए थे बर्गरान ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो बर्गरान ने। ऑक्सीजन जो हार्मोन है इसकी खोज 1880 में ये किए थे डार्विन। 35 नंबर हो जाएगा, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो ये कहाँ पे लगाया गया था, मद्रास 1904 में। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था, तो ये किया गया था 1996 में। 1995 नहीं होगा, 1996 होगा। 1995 में बम्बई के नाम बदलकर मुंबई किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी कहेगा तो ये नई दिल्ली में है। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉर्ज चार्नक ने कब किया था, तो 1690 में। इसरो के मुख्यालय बेंगलोर है, जिसका गठन हुआ था 1969 में। और वही बम्बई से नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। 37 नंबर हो जाएगा,
चाय के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? तो चाय के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? सरदा नदी को। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसे काली की नदी के नाम से भी जानते हैं। जो रामगंगा नदी है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया? तो सर्वप्रथम कागज बनाया गया था चीन में। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो भारत से। सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा भारत के, सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा भारत के। और कहेगा किस देश का संविधान जो है अलिखित है? तो ब्रिटेन के है। और सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। कब? तो 1789 में। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें से देखते हैं कौन सा युग में है जो कि सही सुमिलित नहीं है। इधर संस्थान दिया गया है, यहाँ पे अवस्थिति है, कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये केन्या के नैरोबी में है, ये सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में स्थित है, ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये बांदा में नहीं है, ये गलत है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, ये देहरादून में स्थित है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमिलित नहीं है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर हो जाएगा, सीधी धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? जो सीधी धमाल नृत्य है ये गुजरात राज्य की प्रचलित नृत्य है। और हिमाचल प्रदेश के होता है धमान, धमान हो जाएगा या छपौल, ये हिमाचल प्रदेश का है। गोवा के नृत्य हो जाएगा मांडी झागोर, नागालैंड के हो जाएगा चोंग, गुजरात को होता है टिम्पानी या गरबा। 41 नंबर हो जाएगा, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कहेगा तो 21 मार्च को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो 40% है। ऑप्शन हो जाएगा सी। शाख मुद्रा को और किस नाम से जानते हैं? तो शाख मुद्रा को और ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। RBI के जो मुख्यालय है कलकत्ता से मुंबई कब किया गया? तो 1937 में RBI के मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर हो जाएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। पूर्ण लाभ के सिद्धांत कौन दिए थे? तो पूर्ण लाभ के सिद्धांत दिए थे एडम स्मिथ। और जो अर्थशास्त्र के जनक किसे बोला जाता है? तो एडम स्मिथ को ही बोला जाता है। बिग पशु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये हो जाएंगे पॉल रोसेनस्टीनरोडेन। पॉल रोसेनस्टीनरोडेन ये बिग पशु के सिद्धांत दिए थे। निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत कौन दिए थे? रिचर्ड आर नेल्सन। संतुलित विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे रैगनर नर्कस। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। उपभोक्ता बचत सिद्धांत किसने दिया था? उपभोक्ता बचत के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे अल्फ्रेड मार्शल। राष्ट्रीय लेखा संख्यांकी को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है श्वेत पत्र। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता त्याग का पुरस्कार है? किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता त्याग का पुरस्कार है? तो किसके अनुसार है? तो ये है किन्स के अनुसार। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक भी हो जाएंगे किन्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अल्फ्रेड मार्शल थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर देखेंगे, ओकुन का नियम किससे संबंधित है? जो ओकुन का नियम है ये संबंधित है बेरोजगारी से। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में प्रमुख रूप से कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संरचनात्मक।
जो दांतवाला समिति था ये बेरोजगारी के अनुमान लगाया था। दांतवाला समिति ये बेरोजगारी के अनुमान लगाया था। जनसंख्या नीति से संबंधित समिति कौन सा हो जाएगा? स्वामीनाथन समिति के संबंध हो जाएगा जनसंख्या नीति से। 46 नंबर देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में आयकर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? भारत में आयकर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है इसका संबंध किससे है? गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम है इसका संबंध हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक के स्कीम के संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से हो जाएगा। 47 नंबर है, गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र हो जाएगा निर्यातकों से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन है, विनिवेश। विनिवेश क्या है? तो विनिवेश जो है ये सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को शेयर बेचना, इसे कहते हैं विनिवेश। ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो देखते हैं, करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, उसके बाद हो जाएगा सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को नीचे रखना, इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। ये तीनों जो है उपयुक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये तीनों जो कार्य है किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। वित्त आयोग के गठन 1951 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो गठन है ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को, और इसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। और एक देख लेते हैं, जो योजना आयोग है इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। वर्तमान में इसके स्थान पे किस आयोग के गठन हुआ है? तो इसके स्थान पर आ गया है नीति आयोग, जिसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो किसमें होती है? तो ये होता है आपको परवाल भितिया में। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इसका पहली बार प्रयोग एजी टांसले किए थे। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।